तो आइए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम एलटी ग्रेड के जीएस के सेक्शन को कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी पीछे की क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास रही थी, जिसमें हमने एलटी ग्रेड का सिलेबस देखा था और बताया था आपको कि किस प्रकार से क्वेश्चंस का डिवाइडेशन होता है। 120 किस प्रकार आपके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार 30 क्वेश्चन एलटी ग्रेड में आपके कंपलसरी जो क्वेश्चंस आते हैं जीएस के आते हैं और जीआईसी में आपके 40 क्वेश्चन कंपलसरी आते हैं। तो इन्हीं 30 और 40 जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं उनकी सीरीज को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज डे आपका 1 होने वाला है। पीछे हमने आपका सिलेबस देख लिया था, कौन कौन सी बुक्स हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन, किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, ये सब देख लिया था। आज हम क्या देखेंगे, 2018 का जो आपका एलटी ग्रेड का पेपर हुआ था या जीआईसी का, जो आपके 30 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, उनको एक बार देखते हैं कि किस प्रकार से, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या करेंगे, टॉपिक वाइज उठाएंगे और डेली हम क्लासेस आपकी कंप्लीट करते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से आता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है। Which of the following disease can't be cured by antibiotics? Tuberculosis, टिटनेस, measles, कॉलेरा। आपका मतलब क्षय रोग, टीबी या टिटनेस, खसरा, हैजा। तो इसका क्या होगा, आपका टीबी होगा। इस प्रकार से किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पीवाईक्यू में, केवल ये आपको दिखाए जा रहे हैं। एक बार देख लीजिए इनको, फिर हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक्स को उठा के चलेंगे। फिर क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कंप्यूटर, रेडियो, बैरोमीटर, डायनामो। तो कि आप देख रहे होंगे कि साइंस के क्वेश्चन कैसे हैं। संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ और चाल बदलते हैं। तो ये आपका साइंस एंड टेक का क्वेश्चन हो गया, ये आपका करंट का क्वेश्चन, जिस प्रकार से भी आप जोड़ें। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है। फॉर विच सब्सटेंस एमंग द फॉलोइंग कंडक्टिविटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर। तो इस प्रकार से आपके कैसे साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन का डिवाइडेशन किस प्रकार से होता है। कि आपके मैथ्स के भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन आते हैं, साइंस भी पूछी जाती है। तो ये करंट 2000 मई 2018 में किस राज्य ने सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ। तो करंट अफेयर्स भी पूछी जा रही है। तो ये करंट अफेयर्स से भी दूसरा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान। मतलब करंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिए कि पीवाईक्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जीआईसी में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, या एलटी ग्रेड का जो 2018 वाला पेपर हुआ है तो किस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम सीधा चलते हैं, टॉपिक्स देखते हैं कि हमें किस किस जीएस के कौन कौन से टॉपिक्स को कितना वेटेज है, उस हिसाब से हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो आइए हम सीधा टॉपिक्स पर चलते हैं और हम ये घटना चक्र की जो आपकी बुक आती है ना एलटी ग्रेड के लिए, इसको हम इसके पैटर्न को फॉलो करते हैं। इसी के टॉपिक्स जो दिए हुए हैं या इसमें जो पीवाईक्यूज दिए हुए हैं, मॉडल आंसर्स दिए हैं, तो इनको फॉलो करते ही हम अपना कंप्लीट सिलेबस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो परीक्षा में, पूर्व परीक्षा में पूछे गए इस टॉपिक से। पहला टॉपिक हम आपका उठा रहे हैं, आपको पीछे सिलेबस दिखा दिया था कि सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, एनवायरमेंट है, करंट अफेयर्स, यूपीजी के, इस प्रकार से पूरी सीरीज चलेगी। तो सबसे पहला जो आपका लेक्चर 1 होने वाला है ये आपका भारतीय संविधान पर होने वाला है। और ये भी कौन सा, भारतीय संविधान की जो आपकी सामान्य विशेषताएं हैं, तो किस प्रकार से संविधान की सामान्य विशेषताएं, उस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर हम उसके क्या देखेंगे, नोट्स देखेंगे, या उस पर क्या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, तो उनको हम स्पीड में करेंगे। क्योंकि देखिए पॉलिटी से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन को हमें पकड़ना है, तो हमें इसको भी जल्दी करना होगा। फिर आपका उसके बाद ऑप्शनल का भी पेपर होता है, जिसका जैसे मैथ्स हो गया, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर है उसके हिसाब से आपका जो ग्रेजुएशन में या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उस हिसाब से भी आपको पढ़ना है। तो जीएस के जो 30 से 40 क्वेश्चन है उनको हम स्पीड में कवर करेंगे। तो पहले देखेंगे जो पूर्व परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, फिर उनके हम फैक्चुअल देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया, भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। दूसरा, भारत में एक प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है। भारत में एक लोकतांत्रिक समाज है। भारत में समाजवाद से बंधा हुआ है। भारतीय जो संविधान है वो समाजवाद से बंधा हुआ है। अब देखिए 1-2 ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको क्या वीडियो को आप पॉज करके भी कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। यहाँ आंसर जरूर दिख रहा है, लेकिन आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में अपना आंसर भी दे सकते हैं। तो देखिए भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ये भी आपको पता है। भारत एक प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, ये भी आपको पता है। लेकिन लोकतांत्रिक समाज है, ऐसी कोई भारतीय प्रस्तावना में भी बात नहीं की गई है। उसके बाद देखिए आपका चौथा, समाजवाद का भी जिक्र आपकी प्रस्तावना में किया गया है। तो भारत क्या है, एक लोकतंत्रात्मक आप गणराज्य है, जानते हैं, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र है आपका, और लोकतांत्रिक समाज नहीं है, ऐसी प्रस्तावना में कोई बात नहीं की गई है। तो आपका तीसरा ऑप्शन हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पीवाईक्यू देख लीजिए, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा जाता है, परिसंघ। वैसे तो परिसंघ फेडरल होता है, तो फेडरल भी कहा जा सकता है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट जिक्र नहीं किया। इनका मतलब ये था कि केसी बियर ने भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा है, तो उन्होंने क्या कहा है, अर्धसंघात्मक, क्वासी फेडरल कहा है। और ये जीआईसी
2008 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी लोकतंत्र का सही विशेषता नहीं है? सहयोगी सहभागी लोकतंत्र की कौन सी एक विशेषता नहीं है? परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का केंद्रीकरण और उत्तरदायित्व और जवाबदेही। तो जो सहभागी लोकतंत्र होता है, सहभागी नाम से ही समझ रहे होंगे, और शक्तियों का यदि केंद्रीकरण हो जाएगा तो सहभागी कैसे हुए? सहभागी का मतलब होता है कि आप शक्तियों का क्या करना है? विकेंद्रीकरण करना है, शक्तियों को डाइल्यूट करना है और भी लोगों में बांटना है, जैसे राज्य के स्तर पर बांटना है, पंचायती राज के स्तर पर बांटना है, जिले के स्तर पर बांटना है, गांव के स्तर पर बांटना है। तो ये हो गया आपका शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जिसे हम क्या कहते हैं? सहभागी। साथ साथ में हम अपने लोकतंत्र को बढ़ाएंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा इसकी विशेषता नहीं है पूछी गई है? ये आपके जीआईसी 2012 में पूछी गई है। उसी प्रकार देखिए आपके आगे क्वेश्चन, संघीय प्रणाली की विशेषता पूछी गई, इनमें से कौन सी संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो मैं आपको ये टॉपिक्स इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब भी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी जाए या जो आपको इसमें नोट्स दिए गए वो करवाए जाए, तब आपको ये पता रहे कि किस चीज को करना है, किस चीज को छोड़ना है। मतलब मेन होता है आपको कि किस किस पॉइंट को आपको छोड़ना है, मेन ये समझना है आपको। तो यहाँ आप देखेंगे भारतीय संघीय प्रणाली, और जिसने भी पहले पीसीएस के पेपर्स दिए हो तो उनको बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन जिसके लिए नया है या एलटी ग्रेड का पहली बार या कोई पहला पेपर दे रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा-सा टफ हो सकता है, इसलिए थोड़ा-सा बेसिक्स लेते हुए चल रहे हैं। उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया, बहुत ईज़ी है, सबको पता है कि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पूछा गया, लेकिन आपको ये दिखाने का मतलब ये हुआ, पीवाईक्यू या पीछे या पिछले साल के पेपर्स इसलिए दिखाए जाते हैं, ताकि आपको ये पता रहे कि आपको आगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। हो सकता हो आप बहुत सारा कूड़ा कंटेंट पढ़े जा रहे हो, लेकिन उसको भी नहीं पढ़ना है, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद देखिए, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? मतलब वो कह रहा है कि दिल्ली यूटी को छोड़ के भारत में कितनी यूटीज हैं? ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन अभी के हिसाब से देखेंगे भारत में कितनी यूटीज हैं, कितने स्टेट्स हैं। उसके बाद देखिए, किसने भारतीय संघ को क्या कहा है? सौदेबाजी का संघ कहा है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, मॉरिस जॉनसन, एमजी हेक्टर से याद करेंगे। हम इसको ट्रिक्स के साथ भी याद करेंगे। जितने भी आपके फैक्ट्स बहुत टफ होंगे या कंफ्यूजिंग वाले होंगे, कोशिश करेंगे उनको कोई ट्रिक्स या निमोनिक्स बना के याद कर सकें। तो आपने देख लिया कि कौन-कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है किस कथन के बारे में, आपसे 2-3 क्वेश्चन देख लिए होंगे। सौदेबाजी का संघ किसने कहा है आपको? या जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ था, सहभागी लोकतंत्र क्या होता है? ये भी आपने देखा। उसके बाद देखिए, और क्वासी फेडरलिज्म किसने कहा था? इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। लोकता और आपका भारत का लोकतंत्र के बारे में पूछा गया है, सहभागी लोकतंत्र क्या होता है? उसके बाद भारत की संघीय प्रणाली के बारे में पूछा गया है, संसदनात्मक व्यवस्था के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर क्या देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो नोट्स हैं, इसमें नोट्स दिए हैं, उनमें से कितने नोट्स को पढ़ना है, कितनों को छोड़ना है। जिसने पहले तैयार किया गया, जिसने पहले पॉलिटी पढ़ी होगी, उनको बहुत ईजी लगेगा, तो उनको स्पीड में करते हुए चलना। आप चाहें तो 1.5 की स्पीड पर भी सुन सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्या दिया, भारत की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य है। आपको सबसे पहले क्या होनी चाहिए? पूरी प्रस्तावना याद होनी चाहिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा पूरी आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए, 1 टू एंड तक याद होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रस्तावना याद कर लेंगे तो मान के चलिए आपका एक क्वेश्चन सही हो गया। तो भारतीय प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना दिया गया लोकतंत्रात्मक क्या है? भारत एक गणराज्य है। और गणराज्य का आपको मतलब पता है, गणराज्य क्या होता है? गणराज्य से अभिप्राय है ऐसी व्यवस्था से है जहां राज्य या देश के प्रमुख निर्वाचन द्वारा पद प्राप्त होता है। तो जो भारत का प्रमुख होता है, जैसे राष्ट्रपति हो गया या प्रधानमंत्री हो गया, तो इनका पद क्या होता है? इनका पद निर्वाचन के द्वारा होता है, मतलब ये लोग नियुक्त किए जाते हैं, जनता या अप्रत्यक्ष रूप से इनको नियुक्त किया जाता है। ऐसा नहीं होता है कि ये अनुवांशिकता के आधार पर, या जैसे राजा होते हैं, ब्रिटेन का राजा हो गया तो अनुवांशिकता के आधार पर नहीं इनको चुना जाता है। तो इसका मतलब होता है गणराज्य। उसके बाद देखिए, प्रस्तावना में क्या दिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की भी बात की गई है। पता है भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो सब कुछ प्रस्तावना में दिया गया है। आपका कल का शेड्यूल यही होने वाला है, आपको पूरी प्रस्तावना याद करनी है। पूरा लास्ट तक यदि सीरीज में बने रहेंगे तो विश्वास मानिए, जो 30 क्वेश्चन एलटी और 40 क्वेश्चन जीआईसी में पूछे जाते हैं, आप उनमें से 80 टू 90% क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आप बिल्कुल छोड़ेंगे, लेकिन 80 टू 90% क्वेश्चन आप यहाँ से पूरे कर लेंगे, क्योंकि हम लास्ट तक ही बने रहेंगे। तो उसके बाद देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कितने पूछा जाएगा? संविधान में कितने न्याय की बात की गई है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। कोई एक्स्ट्रा जोड़ देगा तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सामाजिक की जगह या कुछ और जोड़ दिया, आर्थिक की जगह कुछ और जोड़ दिया। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। ये हमें पता है कहाँ से, ये आपके रशिया से लिए गए या रूस से लिए गए, यूएसएसआर था जब। तो हमें इस प्रकार से भी याद करते हुए चलना है। और देखिए उसके बाद क्या देखते हैं,
कि सामाजिक न्याय से अभिप्राय ये आपको दिया गया है, चाहे तो पढ़ सकते हैं, जिसको कंफ्यूजन हो तो वो पढ़ भी ले। जो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सामाजिक न्याय से अभिप्राय क्या क्या है? ऐसी व्यवस्था जहाँ जाति, मत, लिंग, जन्म स्थान, धर्म, भाषा आदि में से किसी भी आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए। मतलब कि सामाजिक न्याय क्या होता है कि जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान, धर्म, भाषा, इनमें से किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना किया जाए तथा समाज में सभी को समान स्थान व अवसर प्राप्त हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप सामाजिक न्याय क्या होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ये भी लाइन्स याद होनी चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। पूछा जाएगा आपसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख या जिक्र किया गया है? तो 5 प्रकार की। कौन-कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। चारों या पांचों आपको लाइन से दे दिया जाएगा, या 2 हटा के 2 एक्स्ट्रा जोड़ के पूछ दिया जाएगा कि इनमें से कौन सी दी गई है या कौन सी नहीं दी गई है। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुसार भारत की सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित है। ये तो आपको पता है कि भारत की सर्वोच्च जो सत्ता है भारतीय जनता में सन्निहित है, क्योंकि जनता चाहे तो सरकार गिरा सकती है, सरकार बना सकती है। हालांकि वास्तविकता में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हाँ फिर भी कहने को यही होता है कि भारतीय जनता में ही भारत की सर्वोच्च सत्ता सन्निहित होती है। उसके बाद पूर्ण वयस्क मताधिकार तो है ही, आपको पता ही है। भारतीय संविधान में क्या है? लचीलेपन और कठोरता का मिश्रण है। भारतीय संविधान हमारा कहीं लचीला है, कहीं आपका कठोर है, तो दोनों का मिश्रण है। ऐसा नहीं कि पूरा लचीला हो कि जनता ही उसको संविधान में चेंज कर दे, या ऐसा भी नहीं हो कि इतना कठोर हो कि उसमें चेंज ही अमेरिका की जैसा चेंज ही ना किया जा सके। तो लचीला और कठोरता दोनों का मिश्रण है। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में संघ और राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित बंटवारा किया गया है। तो क्या है ये? आपका क्या है? डिवीजन ऑफ पावर। ये क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें क्या होता है संघ राज्यों में शक्तियों का सुनिश्चित किया जाता है कि ये शक्तियां इसकी होगी, ये शक्तियां इसकी होंगी। संघ और राज्य दोनों में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। इसीलिए आपने जो अनुसूची 7 है उसमें शक्तियों का विभाजन देखा होगा कि केंद्रीय संघ की शक्तियां और राज्य की शक्तियां, समवर्ती सूची की शक्तियां, तो इस प्रकार भी आप देखते हैं। तो ये क्या है? शक्तियों का बंटवारा, डिवीजन ऑफ पावर। एक होता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर में क्या होता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों में पावर का डिवीजन होता है, और मतलब उनमें ये होता है कि एक दूसरे की जो शक्तियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होती हैं। मतलब जो शक्तियां जिसकी होती हैं वो एक दूसरे की नहीं कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ कार्यपालिका और विधायिका एक साथ काम करती है। कार्यपालिका जो होती है विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। हाँ, न्यायपालिका जरूर अलग होती है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका और विधायिका एक साथ काम करती है। तो ये आपका क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ पावर। जब तीनों बॉडी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग से काम करती है तो ये होता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। एक होता है आपको जो बताया डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर में क्या होता है? संघ और राज्य में शक्तियों का अलग अलग बंटवारा होता है, सुनिश्चित होता है। अब देखिए ये बहुत अच्छे से याद रखना है आपको। केसी बियर ने भारत को क्या कहा है? अर्ध संघीय राज्य। अर्ध संघीय राज्य कहा किसने? केसी बियर ने। अर्ध संघीय क्या होता है? क्वासी फेडरलिज्म। अर्धसंघी, अर्धसंघी क्या होता है? अर्ध का मतलब क्वासी फेडरलिज्म। तो याद कैसे रखना है? केसी बियर, तो केसी से हमें क्या याद रखना है? क्वासी। क्वासी फेडरलिज्म, केसी से क्वासी, केसी क्वासी। क्वासी फेडरलिज्म की संज्ञा किसने दी है भारतीय संविधान को? केसी बियर ने। ये आपका देखिए यही क्वेश्चन पूछा गया है जब आपको पीछे दिखाया था कि राजनीतिक प्रणाली में भारत की राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्धसंघात्मक। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को एक अर्धसंघात्मक पद्धति है, इसे केसी बियर ने कहा है। ठीक है, भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। आगे चलते हैं, उसके बाद देखते हैं संघात्मक शासन की विशेषता देख लीजिए। संघात्मक शासन की विशेषताएं क्या होती हैं? 2 सरकारें होती, संघ मतलब संघात्मक, जो हमने ब्रिटेन से जो पद्धति अपनाई है संघात्मक या संसदीय प्रणाली, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं? 2 सरकारें, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान होता है, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये सब किसकी विशेषताएं होती हैं? आपकी संघात्मक शासन की विशेषताएं होती हैं। और एकात्मक शासन की विशेषताएं भी होती हैं, ये आपको ये आगे बताएंगे, लेकिन जिसको भी पता है कमेंट में भी बता सकते हैं आप पहले ही। उसके बाद देखिए आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारत एक मजबूत केंद्र वाला राज्य है या संघ है। आइवर जेनिंग्स के अनुसार, जिसके भी ये कथन है ना, ये कथन आपको सारे अच्छे से याद करके चलना है। भारत एक मजबूत केंद्र वाला राज्य है या संघ है, ये किसने कहा है? ये आपका कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? भारत को वकीलों का, भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है। सॉरी, जिसको ना दिख रहा हूं मैं बोल रहा हूँ, यहाँ देख लीजिए, वकीलों का स्वर्ग कहा है किसने? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। सॉरी, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है आपको? वकीलों का स्वर्ग या भारत को एक मजबूत केंद्र वाला संघ या राज्य कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने क्या कहा है? भारत को सहकारी संघ व्यवस्था, सहकारी संघ व्यवस्था वाला राज्य कहा है किसने? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। किसने कहा है आपको? ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखते हैं भारत का जो मूल संविधान है
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा हस्तलिखित है। तो भारत के जो कैलीग्राफर, ये सुलेखक कौन है मूल संविधान के? वो है आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो कितने नाम हो गए? प्रेम हो गया, बिहारी हो गया, नारायण हो गया, रायजादा हो गया। तो इनके नाम को ही इतना अच्छे से सुलेखित किया गया है, हस्तलिखित किया गया, तो इससे भी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं भारतीय संविधान में एकात्मकता के जो तत्व, मैं आपको बताया था एकात्मकता के, जो आपको कमेंट में बताना क्या है। राज्यपाल की नियुक्ति, ये आपका किस प्रकार से है? ये आपका एकात्मकता को दर्शाता है। एकात्मकता देखिए, एकात्मकता का मतलब ये होता है कि जिसमें संघ हावी होता है या केंद्र हावी होता है, और संसदनात्मक में क्या होता है कि मतलब केंद्र और राज्य दोनों को समान पावर मिली होती है, लेकिन केंद्र मतलब सुप्रीम होता है, लेकिन फिर भी पावर का डिवीजन या विभाजन दोनों में बराबर होता है। तो एकात्मकता के तत्व कौन से है संविधान में? राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, और पदावधि, राज्यपाल की नियुक्ति और पदावधि हेतु राष्ट्रपति के अधिकार, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की संसद की शक्ति। जो राष्ट्रीय हित है उसमें राज्य सूची के विषय पर राज्य सूची के विषय पर लॉ बनाने की शक्ति भी संसद के पास होती है। जैसे आप जानते हैं राज्यसभा के पास भी शक्ति होती है ये। तो ये राज्य सूची के विषय पर सोच रहे हैं, राज्य के विषय पर केंद्र लॉ बना सकता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया? ये इस प्रकार ये एकात्मकता का तत्व होगा, कैसे केंद्र हावी हो गया इस पर। उसके बाद देखिए एकल नागरिकता हो गई, अखिल भारतीय सेवाएं से, अखिल भारतीय सेवाएं जैसे आईएएस आईपीएस के द्वारा किस प्रकार केंद्र राज्यों पर कब्जा कर लेते, मतलब कब्जा कह रहा हूँ, किस प्रकार उन पर हावी हो जाते हैं। तो अगला देखते हैं, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। विनाशी राज्य मतलब क्या? ये मतलब हुआ कि राज्य भी अलग है, लेकिन राज्य के पास इतनी पावर नहीं है कि वो मतलब देश से अलग हो सकते हैं, केंद्र से अलग हो सकते हैं। इसीलिए विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है, इसको संज्ञा दी जाती है। उसके बाद देखिए, आपको पीछे ही बताया था जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को क्या कहा है? वकीलों का स्वर्ग कहा है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स याद रखने हैं, जो भी पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हो इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए, भारत की संघीय प्रणाली मुख्यतः कनाडा से, आपको बताया था संघीय प्रणाली किससे ली गई है? आपकी कनाडा से ली गई है, ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए, भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आपके राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। देखिए नीचे दिया भी है, वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें देखिए यहाँ हम दिखा देते हैं आपको 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके, जिसमें पहला आपका हो गया दिल्ली हो गया, दूसरा आपका चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद आपका पौंडीचेरी हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, और दमन दीप भी इसमें ही मिल गया है अब। उसके बाद आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार हो गया, उसके बाद लक्षद्वीप हो गया आपका। 1 2 3 4 5 6 6 हो गए। उसके बाद जो अभी रिसेंट में 2 बने हैं आपके, क्या है? जे एंड के एंड लद्दाख। तो ये आपके 8 क्या हो गए? 7 और 8, 8 आपके क्या हो गए? यूटीज हो गए हैं, और आपके 28 राज्य हैं। ये आपका लक्षद्वीप है, अंडमान, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, और आपका दमनदीप, उसके बाद पौंडीचेरी, चंडीगढ़ और दिल्ली। तो सेम यही क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया था यहाँ कि दिल्ली को छोड़कर भारत में कितने यूटीज हैं? तो तब दिल्ली को छोड़कर भारत में कितने यूटीज थे? तब आपके 6 यूटीज थे। लेकिन अभी रिसेंट में आपको जो बताया कि दिल्ली को छोड़कर 7 यूटीज हैं, दिल्ली को जोड़कर आपकी 8 यूटीज हो गई हैं, और आपके 28 राज्य हो गए हैं। उसके बाद देखिए, सीधा चलते हैं, हाइलाइटेड पार्ट्स को आप ज्यादा फोकस कीजिए। भारत की शासन प्रणाली संसदीय है, जो आपको बताया था, जिससे कैबिनेट या मंत्रिमंडलीय प्रणाली कहा जाता है, जो आपकी किससे ली गई है? जो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है। आपको बताया था कि संसदीय प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका और विधायिका के बीच आपका समन्वय होता है, और आपका क्या होता है कि न्यायपालिका आपकी अलग होती है। जबकि अध्यक्षीय शासन या अध्यक्षात्मक शासन में क्या होता है? विधायिका तथा कार्यपालिका के बीच शक्तियों का कठोर पृथक्करण होता है। विधायिका और कार्यपालिका प्रॉपरली उनकी शक्तियों का डिवीजन होता है, लेकिन संसदीय प्रणाली में क्या होता है? विधायिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग एवं समन्वय होता है। उसके बाद देखते हैं, तो यहाँ से ये आपका जो क्या दिया गया है, पहला जो आपके फैक्ट्स दिए गए हैं, संविधान की सामान्य जो विशेषताएं, जिससे 3-4 जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। अब दूसरा टॉपिक जो आपका है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ आपको कुछ टॉपिक्स भी लगाए, संविधान सभा की बैठक या संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इस पे आपको कुछ हैंड रिटेन नोट्स दिए गए हैं। पहले हम इसको कर लेते हैं, इससे आपको क्या होगा, रिदिम से एक्साइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे फैक्ट मिल जाएंगे, क्योंकि जो इसमें बुक में दिए गए हैं, इसमें थोड़ा आगे पीछे दिया गया है, तो कंफ्यूजिंग करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले इसके जो आपके हैंड रिटेन नोट्स हैं आपको, तो इससे हम पूरा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलते हुए एक साथ इन फैक्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो संविधान का विकास हुआ है, तो संविधान के विकास से चलते हैं, पहले देखते हैं। तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार 1934 में पहली बार मानवेंद्र नाथ रॉय ने रखा था, एम एन रॉय ने रखा था, सबको पता है। तो पहली बार पूछा जाएगा कि संविधान सभा के गठन का विचार किसने रखा, तो संविधान सभा के गठन का सबसे पहले विचार एम एन रॉय ने रखा, ठीक है।
उसके बाद 1935 में ही कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग कब रखी? 1935 में। 1935 में रखी और 1936 के जो फैजपुर अधिवेशन हुआ उसमें उसको स्वीकार भी कर लिया। 1935 में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से गठन की मांग रखी और 36 के फैजपुर अधिवेशन में इसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया तो उसमें संविधान सभा के प्रस्ताव को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार लिया। तो ब्रिटिश ने कब स्वीकार किया? 1940 के अगस्त प्रस्ताव में। उसके बाद क्रिस्प मिशन आया जो आपका 1942 का, उसमें क्या किया? स्पष्ट रूप से ब्रिटिश ने स्वीकार कर लिया। यहाँ अस्थायी रूप से मतलब ऊपर से मान लिया, लेकिन जो 42 का क्रिप्स मिशन आया उसमें क्या किया? ब्रिटिश ने स्पष्ट रूप से उसको स्वीकार कर लिया। उसके बाद 1946 का कैबिनेट मिशन योजना आई तो संविधान सभा के निर्माण की योजना प्रस्तुत की गई। कैबिनेट मिशन योजना में क्या किया गया? संविधान सभा का जो निर्माण हुआ तो संविधान सभा के निर्माण की योजना प्लान किसमें प्रस्तुत किया गया कि हाँ अब संविधान सभा के निर्माण का किस प्रकार से हम ड्राफ्ट तैयार करेंगे। तो ये आया कैबिनेट मिशन। जब आपका कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया तो आपके 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत क्या किया गया? योजना प्रस्तुत की गई और 1946 में ही आपकी संविधान सभा का गठन हुआ। जो आपका चुनाव हुआ फिर उसके बाद संविधान सभा का गठन हो गया। गठन में क्या हुआ? 389 आपकी कुल सदस्य संख्या चुनी गई। 389 याद कैसे रखना है? 3 into 3 मतलब 3 into 3 9 ऐसे भी याद रख सकते हैं। 389 ये भी पूछा जा सकता है कि जो संविधान सभा का गठन हुआ उसमें कुल सदस्य संख्या कितनी रही थी? तो कितनी थी? 389। उसमें से 296 सदस्य आपके ब्रिटिश भारत के थे और 93 सदस्य आपके देसी रियासतों से थे। 296 आपके किससे थे? आपके 296 ब्रिटिश भारत से थे और 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। और यहाँ भी दिया गया 296 में से कितने गवर्नर के प्रांतों द्वारा चुने गए हैं, कितने आयुक्तों के। इतना भी आपको डीप नहीं जाना है, आपको केवल ये याद रखना है कितने सदस्य संविधान सभा में जब गठन हुआ था तो उसमें चुने गए थे। उसके बाद देखते हैं सीटों का आवंटन किस प्रकार हुआ। 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन हुआ। जो अभी भी सीटों का आवंटन होता है वो 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन होता है। आवंटन 3 समुदायों के मध्य हुआ, मुस्लिम, सिख और सामान्य। इसमें आप याद रखेंगे हिंदू नहीं जोड़ा गया था, मतलब कि कंफ्यूज करने के लिए आपको डाल सकता है। सीटों का आवंटन मुस्लिम, सिख और सामान्य 3 समुदायों के आधार पर किया गया था और हर प्रांत की जनसंख्या के आधार पर यह किया गया था। ये तो आपको पता ही है। एकल संक्रमणीय मत जो होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर क्या हुआ? सीटों का आवंटन या चुनाव जो हुआ है। आपका जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है वो किस पर होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर होता है आपका। उसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, ये तो आपको पहले ही पता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है। उसके बाद देख लेते हैं जो निर्वाचन हुआ तो निर्वाचन के बाद कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को या छोटे और स्वतंत्र समूह को कितनी सीटें मिली थी इतना याद नहीं रखना, केवल आप याद रखिए कांग्रेस को कितनी सीट्स मिली थी और 73 सीट्स आपको मुस्लिम लीग को मिली थी। तो जो आपके 389 आपके जो सीटों पर इलेक्शन हुआ है उसमें से 208 सीट आपकी कांग्रेस को मिली है, 73 सीट आपकी मुस्लिम लीग को मिली है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इंपोर्टेंट फैक्ट बनते हैं, यहीं से ज्यादातर फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान देना है कि जो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्या हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अविभाजित भारत की मतलब तब तक पाकिस्तान नहीं बनाया गया था, तो अविभाजित भारत के संविधान सभा की पहली बैठक की गई 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी सदस्य पूछा जाता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, या ऐसे पूछा जा सकता है अविभाजित भारत के संविधान की जो पहली बैठक हुई उसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष, या पूछा जा सकता है सीधा अविभाजित भारत के संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई तो उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत पूछा जाता है, बहुत अच्छे से याद रखिए। उपाध्यक्ष याद रख सकते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, लेकिन आपके जो अस्थायी अध्यक्ष थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से याद करके चलेंगे। उपाध्यक्ष थे आपके फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी क्या थे? आपके अस्थायी उपाध्यक्ष थे। ठीक है। बैठक में आपके 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से 9 महिलाएं थी। दिमाग पर याद रख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर, एक दिन छोड़ के आपकी 9 के बाद 10 छोड़ के 11 तारीख, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहली बैठक हुई आपकी 9 तारीख को, एक दिन छोड़ 11 को हुई आपकी दूसरी बैठक, फिर एक दिन छोड़ आपको 13 को हुई आपकी 13 दिसंबर को हुई आपकी तीसरी बैठक। 9, 11, 13, तो 11 को जब दूसरी बैठक हुई तो संविधान सभा की जब बैठक हुई तो इसमें स्थायी अध्यक्ष चुने गए। स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? आपके आरपी मतलब राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के चुने गए। स्थायी उपाध्यक्ष 2 व्यक्तियों को चुने गए थे, एमसी मुखर्जी और वीटी कृष्णामाचारी। तो ये आपको 3-4 फैक्ट जो याद रखने हैं। अस्थायी आपके अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष आपके सच्चिदानंद सिन्हा थे। उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी।
दूसरी बैठक जब हुई तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष को चुना गया, जिसमें स्थायी अध्यक्ष कौन थे आपके राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष कौन थे दो MC मुखर्जी और VT कृष्णामाचारी। जब तीसरी बैठक हुई 13 दिसंबर 1946 को, तो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इसमें क्या हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, उसी को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को पेश किया। सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस दिन पारित किया, तो किस दिन किया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। अब 22 जनवरी 1947 को क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 47 को, 13 दिसंबर के बाद आया 22 जनवरी 47 में क्या किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। उसके बाद 26 नवंबर 49 तक संविधान सभा में संविधान निर्माण का कार्य पूरा कर लिया। तो आप जानते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान का क्या हुआ, संविधान हमारा निर्माण हुआ। कई जगह जैसे लोकसभा या राज्यसभा में आपको क्या दिया जाता है, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन। तो जिस दिन संविधान सभा ने प्रस्ताव को पारित किया या मतलब पूर्ण किया, तो उस दिन क्या होता है, उस दिन को काउंट नहीं करते। तो आप लगभग मान सकते हैं 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन ही आप याद करके चलिए, यही सबको याद भी होता है। और जब कंफ्यूज करेगा तो एक दिन आपको ऐसे ही डालेगा ताकि कंफ्यूज ना हो। तो मतलब ऐसे डालेगा 2 वर्ष 10 महीने 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन, 2 वर्ष 9 महीने, ऐसे करके आपको तब जब करेगा, ऐसे नहीं होगा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भी दे दे, 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन भी दे दे, ऐसा कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ, संविधान सभा को लागू किए गए। उसमें कुछ पार्ट्स को लागू कर दिया गया था, जैसे नागरिकता, चुनाव, तदर्थ, संसद, अस्थायी व संक्रमणकालीन प्रावधान, मतलब कुछ पार्ट संविधान के 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे और संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। मतलब संपूर्ण संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान के कुछ पार्ट्स, मतलब मेन जो पार्ट्स थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो ये पूछा जाएगा कुछ संविधान को कब लागू किया गया, तो आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। संविधान सभा के निर्माण में कितना टाइम लगा, ये आपको बताया 2 साल 11 महीने 18 दिन। और कितने अधिवेशन हुए, बहुत अच्छे से याद रखना है, कितने अधिवेशन हुए, 11 अधिवेशन हुए। एक और अधिवेशन हुआ जब संविधान का कार्य पूरा हो गया, तो उसके बाद जो हस्ताक्षर हुए, साइन हुए संविधान पर, तो एक और 12वां आपका अधिवेशन हुआ। तो आपको ये भी याद रखना है, यदि पूछा जाए, यदि 11 ऑप्शन में ना दिया जाए, जैसे आपके GIC के पेपर में पूछा गया है कि संविधान सभा के कितने अधिवेशन में संविधान के निर्माण का कार्य पूरा हुआ, उसमें 11 आपके ऑप्शन में ही नहीं था, 10, 12, 8 या 9 ऐसे कुछ दिया हुआ था। तो आपको बताना है कि 11 आपके अधिवेशन हुए और एक आपका जो हस्ताक्षर किया गया जब संविधान को लागू किया गया, तो एक उस दिन अधिवेशन हुआ था। और आपको याद रखना है 26 खर्चा आपको याद नहीं रखना है। अंतिम बैठक आपकी 24 जनवरी 1950 को ही हाथी को प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। यहाँ ये याद रखिए आप, BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अच्छा, और एक चीज और बता दूं आपको कि जिसको भी लग रहा है ये PDF, तो आप PDF के लिए आप क्या करिए, वीडियो के टेलीग्राम, मतलब वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में जाइए या डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पर आपको ये फ्री PDF दी जाती है, तो वहां आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं जाके। तो BN राव क्या थे, संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को नियुक्त किया गया है। तो बहुत पूछा जाता है ये भी, तो आपको इसको भी याद रखना है। उसके बाद देखिए LN मुखर्जी को ड्राफ्टमैन के रूप में नियुक्त किया गया, ये आप याद रख सकते हैं चाहे तो। जब आपको दिया जाए तो एक बार PDF को क्या कीजिए, गो थ्रू जरूर किया कीजिए, कि स्कैन किया कीजिए दिमाग में। कोई फैक्ट ऐसे होते हैं कई बार, मान लीजिए अनऑर्थोडॉक्स की तरह, मतलब ऐसे कुछ ऐसे फैक्ट्स भी पूछ लिए जाते हैं कई बार जो हमने नहीं पढ़े होते हैं, तो लेकिन हमारे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जब हम एक बार पढ़ लेते हैं तो बैठ जाते हैं, तो कई बार आप जब टिक करते हैं तो हो जाता है वो ठीक। तो ऐसे फैक्ट्स को भी पढ़ते चलिए। मई 1949 में राष्ट्रमंडल ने भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, नहीं याद रखना है आपको, हाँ ये याद रखिए आपने। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, संविधान के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को। और 22 जनवरी 1950 को क्या है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। 22 जनवरी 1950 किस दिन, इस दिन क्या हुआ था, अंतिम बैठक हुई थी आपकी। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान और राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो यहाँ आपके क्या है, जो आपके हैंड रिटन
कंसाइज नोट्स आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अभी अब जब हम आपको ये वाली इफेक्ट्स दिखाएंगे, इसमें क्या है ना, कहीं कुछ दिया गया आगे पीछे करके दिया गया तो आपको कंफ्यूजन दिमाग में क्रिएट होगी। देखिए यहाँ भी दिखा देते हैं, जैसे यहाँ पहले ही बैठक दे दी गई है। पहली बैठक में क्या हुआ है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही आपकी 207 सदस्य 9 महिलाएं थी। ठीक है, अध्यक्षता में कौन, प्रथम बैठक की अध्यक्षता स्थायी अध्यक्ष कौन थे, यहाँ से किया गया स्टार्ट। यहाँ से आप ये भी पढ़ सकते हैं, दिया यहाँ भी सेम ही गया है, कुछ फैक्ट शायद कम दिए गए होंगे, बट दिया यहाँ भी सेम वही गया है जो आपको वहां ऊपर नोट्स में करवाया गया है। बस आपको यहाँ क्या है कि यहाँ ऊपर नीचे दिया गया है, इसलिए आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के दे दिया गया है। और आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं संविधान सभा के ऊपर कैसे क्वेश्चंस जीआईसी या एलटी ग्रेड ने पूछे गए हैं। तो भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, प्रभुसत्ता संपन्न मतलब स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके, स्वतंत्रता कह रहा हूँ, संविधान के जो स्थायी अध्यक्ष थे, मतलब संविधान के अस्थायी अध्यक्ष आपको सच्चिदानंद सिन्हा थे। प्रभुता संपन्न संविधान सभा के मतलब कि आपके स्थायी किसको कर दिया था, तो स्थायी अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे, आपको पीछे बताया है। उसके बाद देखिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, आपको बताइए राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए कितने बार, 3 बार यही क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो ये आपको पता है। सबसे पहले विचार आपको पहला ही फैक्ट था, संविधान निर्मात्री सभा का मतलब संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसने दिया था, सबसे पहले आपको बताया था 1934 एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ ठाकुर या एम.एन. रॉय ने दिया था, ये आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में निर्माण के मतलब हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से अभी नहीं बंधे हुए हैं, इस कथन को किसने कहा था। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यूपीपीसीएस के एसडीआई एग्जाम में पूछा गया है, तो ये कहा था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। इसीलिए आपके प्रीवियस ईयर या पीवाईक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ स्टार्टिंग क्वेश्चन से ही करवाई जा रही है, जिससे आपको क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो आपके दिमाग में नहीं होते हैं, जो आपने कहीं पढ़े नहीं होते हैं, ऐसे फैक्ट्स होते हैं, कथन होते हैं, तो ये आपके यहाँ हो जाते हैं। एक आपको ये पता चलता है कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है, क्या पढ़ना है, उसको भी आपको समझ आ जाता है। भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी, ये आपको भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये आपको बताया था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को क्या था, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। उसके बाद 11 को दूसरी हुई थी, 13 को आपको तीसरी हुई थी, और 9 को ही आपके पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, और फ्रैंक एंथनी आपके अस्थायी उपाध्यक्ष चुने गए थे। 11 को आपको राजेंद्र प्रसाद को आपको स्थायी अध्यक्ष, और स्थायी उपाध्यक्ष आपको 2 वीटी कृष्णामाचारी और आपका कौन था, मुखर्जी थे, जो वो चुने गए थे। 13 आपका संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी। तो आपको पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से, पूरे सीक्वेंस से याद करके चलना है इसको। उसके बाद देखिए संविधान बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, आपको पीछे बताया था ना, यूपीपीसीएस मेंस 2005 में पूछा गया है क्वेश्चन। 7, 12, 9, 15। अब आप कहेंगे मुझे तो 11 पता था कि 11 बैठक हुई है, लेकिन एक बैठक और हुई थी जब संविधान लागू हो रहा था, तो उस दिन हस्ताक्षर जो हुए थे, उस दिन एक बैठक हुई थी, तो आपकी ऑफिशियली 12 बैठक हुई है। यहाँ आप सेम दिया गया, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार के रूप में कौन थे, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आपको बताया था अभी, बी.एन. राव थे, आपके कौन थे, संवैधानिक सलाहकार थे। सेम वही दिया गया है यहाँ से। तो आज का टॉपिक्स को इतना ही रखते हैं। उसके बाद कल से क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, और जो भी आपके आगे के टॉपिक्स हैं उनको हम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आप बस कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और आपको किन टॉपिक्स पर क्लास चाहिए, स्पीड कम ज्यादा, या कोई टॉपिक समझ ना आए उस पर कोई भी आपको शिकायत हो या कुछ भी हो, तो आप कमेंट में जरूर बताया कीजिए। इससे आपकी क्या होती है, एंगेजमेंट बढ़ती है, और हमें भी खुशी होती है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं, इससे आपका क्या होता है, एंगेजमेंट दिखती है। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।